हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट पर, जहां पर हम कर रहे हैं जेईई की एक्सक्लूसिव तैयारी, यानी कि जेईई के केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम फिर एक और अध्याय लिखेंगे अपने युद्ध के अभ्यास का। और जेईई में आने वाला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले चैप्टर 11th क्लास के पहले चैप्टर का जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस पर चर्चा करेंगे। तो भैया जो शुरुआत है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। मतलब पहला लेक्चर तो हमने देख लिया है, वहां पर हमने क्या समझा था, बेसिक टर्म्स को समझा था। वहां ये समझा था सर एटम क्या होता है, सर मॉलिक्यूल क्या होता है, सर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सर एटॉमिक मास कैसे बनता है, सर मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कैसे निकालेंगे, सर एवरेज एटॉमिक मास कैसे होगा। ये सारी बातों पर गहन चर्चा करी है हमने और पूरे तरीके से हमने इनके क्वेश्चंस भी देखे हैं डीपीपी 1 में कि कैसे इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे इन क्वेश्चंस का सलूशन दिया जा सकता है। अब आते हैं लेक्चर 2 पे, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उन पर हम बात करने वाले हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाई के दौरान आपको इस चैनल पर क्या क्या चीजें मिलेंगी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो ठीक है, वो तो अभी अपन करेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर वीडियो के कंसेप्ट वीडियोस के बाद आपको डीपीपीज मिल रही हैं, 15 क्वेश्चनों की 20 क्वेश्चनों की शीट मिल रही है, जिसके प्रॉपर वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं। एक दिन का टाइम आपको दिया जाता है, एक दिन के टाइम के बाद हम आपको सॉल्व करके देते हैं। दूसरी बात, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पर। ठीक है, तो लगातार चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जरूर बने रहे और पसंद आए अंत में तो जाते हुए लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में हम कहते हैं सर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, हमने कहा सर केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं, तो हमें पता चला सर वो एटम जो होता है वो दूसरे एटम से रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कुछ हरकत करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ हरकत करते हैं। और हो सकता है कि उसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, या दूसरा एटम पहले एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर यह हो सकता है कि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करे बल्कि दोनों आपस में मांडोली कर ले, बोले तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, बोले तो शेयरिंग कर ले, कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं ट्रांसफर करेगा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो। जब दूसरे आइटम को भूख लगे तो वो खा ले, पहले आइटम को भूख लगे तो वो खा ले। शेयरिंग बोलते हैं इसको। लेकिन इनमें से कोई भी चीज हो, चाहे ट्रांसफर हो चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, होगा यह कि इलेक्ट्रॉन को लेकर दो एटम में हरकत हो रही है, और जहां हरकत हो रही है वहां वो एटम रिएक्ट करते हैं। तो केमिकली रिएक्ट करने का मतलब यह है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई हरकत हो रही है। अब मन में एक और सवाल यह कि सर केमिकल्स यानी कि जो एटम्स हैं वो ये हरकत करते क्यों हैं। भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सर वो इलेक्ट्रॉन की हरकत पटकते क्यों है, उनको क्या जरूरत है। तो भैया केमिस्ट्री में कोई भी एटम रिएक्ट सिर्फ एक ही वजह से करता है, खुद को स्टेबल करने की वजह, खुद को स्टेबल करने की वजह। मतलब हर एटम चाहता है कि वो खुद को क्या कर ले, वो खुद को स्टेबल कर ले, वो स्टेबल हो जाए। अच्छा, मतलब सर पहले वो एटम अनस्टेबल है, बिल्कुल हाँ। केमिस्ट्री में देखो दो ही तरीके के एटम्स होते हैं, दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, या तो एक नॉर्मल या एक पागल, या तो सामान्य व्यक्ति या पागल व्यक्ति, पगला बिल्कुल। और हम चाहते हैं भाई पागलों का इलाज हो और सामान्य बने। तो केमिस्ट्री भी कहती है कि यार हमारे पास दो किस्म के एटम्स हैं, हमारे पास जो एटम्स हैं वो दो किस्म के हैं, या तो सामान्य या पागल। अगर सामान्य है तो वो स्टेबल है, नहीं तो वो अनस्टेबल है। और केमिस्ट्री भी ये बोलती है कि भैया स्टेबल तो स्टेबल है, लेकिन जो अनस्टेबल है वो स्टेबल कैसे होगा, उसको स्टेबल करना है, अनस्टेबल को। तो पूरी केमिस्ट्री इस बात पर चलती है कि कैसे पागलों का इलाज किया जाए। अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब पागल, तो उन अनस्टेबल का इलाज किया जाए। और उस इलाज के दौरान, एटम्स के उन इलाज के दौरान ध्यान से समझेंगे,
उन इलाज के दौरान वो एटम इलेक्ट्रॉन की कुछ हरकत करेगा, इलेक्ट्रॉन की हरकत करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत करेगा भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर ले आएगा, या फिर मांडोली कर लेगा, शेयरिंग करेगा, लेकिन वो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हरकत करके ही वो अनस्टेबल से स्टेबल बन सकता है। और पूरी केमिस्ट्री इसी बात की व्याख्यान करती है कि पागलों का इलाज करा जाए और उनको नॉर्मल बनाया जाए। जो पागल हैं, जो अनस्टेबल हैं, उनको क्या करा जाए? उनको स्टेबल बनाया जाए, उनको नॉर्मल किया जाए, और उस दौरान इलेक्ट्रॉन की हरकत होगी, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी। ये केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हो गया? लेकिन सर जो पहले से स्टेबल है उनका क्या? अरे जो पहले से स्टेबल है उनका कुछ नहीं, उनको बिल्कुल भी रिएक्ट मत कराओ जो पहले से स्टेबल है। तो पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई हरकत करेंगे नहीं, क्योंकि उनका एटम ऑलरेडी स्टेबल है। तो एटम इज ऑलरेडी स्टेबल, एटम इज ऑलरेडी स्टेबल। और अगर पहले से स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई हरकत नहीं करेंगे। ऑलरेडी स्टेबल है ये एटम, ऑलरेडी स्टेबल है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन एटम पागल है कौन नॉर्मल है? सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि पागल ही हरकत करेंगे इलेक्ट्रॉन की, नॉर्मल नहीं करेगा। नॉर्मल एटम नॉर्मल रहेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट ही नहीं करेगा। जो पागल है वो रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे मानकर चलो तुम किसी मार्केट में विंडो शॉपिंग कर रहे हो, किसी मार्केट की स्ट्रीट में घूम रहे हो, और पैदल चलते चलते थोड़ी दूर पर एक नॉर्मल आदमी खड़ा है और उसके थोड़ी दूर पर एक पागल आदमी खड़ा है। अब बताओ किसके बगल से गुजरने में ज्यादा डर लग रहा होगा तुमको? पागल आदमी के बगल से, क्योंकि भरोसा नहीं ना पागल आदमी का। कुछ भी कर दे, कोई भी हरकत अपने साथ भटक दे, अपने को क्या मतलब, भरे मार्केट में बेइज्जती हो जाए अपनी, संपट पड़ रही बात। तो हमें ये मालूम है कि नॉर्मल आदमी के बगल से गुजरने में कोई डर नहीं है, लेकिन कोई पागल आदमी है, कोई ऐसी रोड पे पागल चल रहा है, उसके बगल से गुजरेंगे तो वो कुछ ऐसे रिएक्शन हमसे कर सकता है, वो हमसे रिएक्ट कर सकता है, जिससे मतलब कुछ भी हमारी बेइज्जती हो सकती है रोड पर, संपट पड़ रही है क्या बात? क्योंकि वो पागल है इसलिए रिएक्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में पागल है जो रिएक्ट करेंगे, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं करेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन एटम स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है? हाँ, आदमियों को देखकर तो पता चल जाएगा, लोगों को देखकर तो पता चल जाएगा कौन पागल है कौन नॉर्मल है। एलिमेंट में यह बात कैच करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए याद करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन 7 एलिमेंट को छोड़ दिया जाए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, हीलियम और नियॉन, और आर्गन, करीना, क्रिप्टॉन, एक्सरे, जेनॉन, रंगीन, रेडॉन। मतलब देख रहे हो हीना और करीना का इतना ग्लैमर है कि इनका एक्सरे भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलता, इनका एक्सरे भी रंगीन निकलता है। बट वो एक मुद्दा अलग है। यहां पर ये जो 7 एलिमेंट, मैंने 6 एलिमेंट सॉरी आपको दिए, ये 6 एलिमेंट यानी कि इनके एटम पूरे तरीके से नॉर्मल है, बोले तो पूरे तरीके से स्टेबल है। तो ये 6 एटम ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की हरकत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्टेबल है। उसके अलावा जितने भी एटम बच गए, कार्बन बच गया, सोडियम बच गया, एल्यूमिनियम बच गया, नाइट्रोजन बच गया, ऑक्सीजन, जितने भी एटम सारे बच गए, वो सब पागल हैं और वो सब पागल अपना इलाज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की हरकत करेंगे, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए वो केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो वो स्टेबल होने के लिए केमिकली रिएक्ट करेंगे। संपट पड़ गई बात, ठीक है। तो इन 6 को छोड़ दो, बाकी सब पागल है, बाकी सब पागल है। ये 6 रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल आदमी स्ट्रीट के क्रॉस तुम अगर जा रहे हो वॉक करते हुए, तो नॉर्मल आदमी से तुम्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, तुम स्ट्रीट के बगल में ऐसा जा रहे हो, चल रहे हो, नॉर्मल आदमी देखो उसकी जबरदस्ती टपली बजाते हुए चले गए, और मोटे गंजे क्या कर रहा है आजकल, जबरदस्ती जान न पहचान उसकी टपली बजाते हुए निकल गए। तुम उसको टपली, अब उसकी टपली बजाकर तुमने क्या करा? उसको गुस्सा दिलाया। उसको गुस्सा दिलाया मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाया। उसका टेम्परेचर बढ़ा तो अब वो तुमसे रिएक्ट करेगा, और तुम निकल लो पतली गली से तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अब रिएक्ट करेगा। गजब, संपट पड़ी बात। तो वहां पर उसका टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, गुस्सा दिलाया, तो वो रिएक्ट करेगा।
तो ये वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर तो स्टेबल है, लेकिन भैया अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए इनकी केमिकल रिएक्शन आप जनरली हाई टेम्परेचर पे देखोगे, जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, आर्गन के, क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये भी रिएक्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, नॉर्मल केमिस्ट्री नॉर्मल टेम्परेचर पे पढ़ते हैं, जिस पर हम ये बात करें तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये स्टेबल है। बाकी सब अनस्टेबल है, तो ये रिएक्ट करेंगे। अब सवाल ये कि ये जब रिएक्ट करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन यानी कि वो केमिकल्स रिएक्ट करते वक्त कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ लॉस को फॉलो करेंगे। जैसे अपने लिए भी कुछ होता है ना, अपन कहीं से कहीं जाना है, अपन को कहीं से कुछ कोई काम करना है, तो जैसे हमेशा हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज का एक लॉ होता है, वैसे ही केमिकल रिएक्शन का भी अपना एक लॉज है, अपने एक नियम कायदे कानून है। वो कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्हीं लॉज को हम बोल देते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बस तुमने रिएक्टेंट उठाया ए और बी, बोले दोनों एटम पगले हैं, ए और बी की रिएक्शन करा दो और एक नया प्रोडक्ट बना दो, तो ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बी ने ले लिया और बना दो आप ए बी नाम का एक प्रोडक्ट, हो गए दोनों स्टेबल। ऐसा नहीं भाई, एक लॉ को फॉलो करते हुए बनाना चाहिए इनको। वो सारे लॉ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। छोटे बड़े सारे लॉज को मिलाकर लगभग 5 लॉज हैं। छोटे बड़े सारे लॉज को मिलाकर लगभग 5 लॉज हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो ये 5 लॉज हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। दीज आर 5 लॉज जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिनकी हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सो देयर आर 5 लॉज which were first proposed in the 18th century and early of the 19th century to be followed by the chemical reactions। 5 लॉ है, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये लॉज आ गए थे। अलग अलग साइंटिस्ट ने ये लॉ दिए थे, लेकिन ये कंफर्म कहा था कि इन लॉज का पालन हर केमिकल रिएक्शन को करना है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि फलानी केमिकल रिएक्शन करेगी और दूसरी नहीं करेगी, नहीं भैया, सबको ये लॉ को फॉलो करना है। केमिकल रिएक्शन में तो सबको फॉलो करना है। हाँ, अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो तो इन लॉ का पालन नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस लेकिन अलग है, वो धमाके वाली रिएक्शंस, वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली रिएक्शंस, न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसमें न्यूक्लियस का ही धमाका कर देते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ो, न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्ट करने में, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्ट करने में। लेकिन फिर वो केमिस्ट्री आम केमिस्ट्री नहीं, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, उसकी चर्चा अपन अलग करेंगे। हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन वाली पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हरकत करता है। क्लियर हो गया? और ये केमिस्ट्री नॉर्मल कंडीशन की, नॉर्मल एनर्जीज के हिसाब से होती है। तो भैया कितने लॉज हैं? 5 लॉज हैं विच मस्ट बी ओबेड बाय अ केमिकल रिएक्शन, विच must be obeyed by a chemical reaction in which an unstable element, by a chemical reaction in which an unstable element converts itself into stable atom, unstable atom converts itself into stable atom। तो ये 5 लॉ हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा अगर केमिकल रिएक्शन बननी है तो। So at that time these laws was universally accepted by the scientists because each of these laws was supported by the Dalton's atomic theory। और उस टाइम पर तो इन लॉज को और ज्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि उस टाइम की एकमात्र थ्योरी थी Dalton's atomic theory, और ये पांचों के पांचों नियम Dalton's atomic theory को सपोर्ट करते थे। Dalton's atomic hypothesis जो कहनी चाहिए, उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते थे। तो ये बिल्कुल लगा कि ये 5 लॉ तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। लेकिन बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सली ये रिएक्शंस, ये लॉज नहीं माने जा सकते, ये लॉ सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पर लागू होंगे। लेकिन बाद में समझ में आया कि क्यों केमिकल रिएक्शंस पर लागू होंगे, क्योंकि बाद में समझ में आया कि न्यूक्लियर फिजन नाम की चीजें आ चुकी हैं, जिनमें एक ऐसी रिएक्शन भी देखने को मिलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बियॉन्ड किसी चीज की रिएक्शंस होती है, यानी कि न्यूक्लियस की रिएक्शन होती है, यानी कि प्रोटॉन हरकत पटकने लगता है।
अभी इलेक्ट्रॉन हरकत पटक रहा है, कुछ रिएक्शंस न्यूक्लियर फिजन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन अब हरकत पटक रहा है, तो वहां पर ये लॉज एक्सेप्ट नहीं हुए। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो isotopes and complex biochemicals and organic molecules, few of these laws has been found to be not true. Few of these laws has been found to be not true. यानी कि कुछ laws इसमें सही नहीं साबित हुए उनके लिए। तो these laws are not supported by nuclear reactions. आप ये लिख सकते हो, मैं बताता हूं। But till date, for simple chemical reaction, these laws are used. The 5 laws की चर्चा करते हैं, but क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये बात तुम ऊपर स्टार बनाकर भी लिख लो। क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डज नॉट या नॉट एप्लीकेबल लिख लो, आर नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। So laws of chemical combinations are not applicable for nuclear reactions. जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के नियम है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं है, और ये बात न्यूक्लियर फिजन के बाद समझ में आई। पहले तो नहीं तो इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ मान लिया था, पहले तो ये मान लिया था कि ये सर्वे सर्वा हर जगह लॉ फॉलो होगा, लेकिन बाद में न्यूक्लियर फिजन आया जिसमें देखा गया कि ये 5 लॉज में से कुछ नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। तो बोल दिया गया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ डजंट होल्ड गुड, इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर सिंपल केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के लिए तो आज तक जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उस समय, उस दिन, उस डेट तक इन लॉस को केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है, न्यूक्लियर नहीं करती, केमिकल करती है। संपट पड़ गई है मेरी बात लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब मुद्दा ये वो 5 लॉ है क्या, वो 5 लॉ क्या है उस पर हमको चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें जानना है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अभी सबका जिक्र मैं करूंगा। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, जो पहले 2 लॉ बताए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं तुम्हारे लिए तो बैठा हूं भाई। मैं बिल्कुल बताऊंगा सारी चीजें, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन अब जब बताऊंगा तो उस पर हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि तुम भूलोगे नहीं। फिर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों लॉ अपने 9th क्लास में पढ़े हैं, इस बार हम फिर से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तीसरा लॉ है जो बिल्कुल नया है, फ्रेश लॉ है, जो इसी साल पढ़ेंगे हम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये चौथा लॉ है जिसका और जिक्र हम करेंगे। एंड द 5th लॉ विल बी गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 5 लॉ हैं और एक एक लॉ करके हम सारे लॉस को पढ़ने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम 5 लॉस का पूरा लिस्ट आपको देते हैं और एक एक लॉ फिर स्टार्ट करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये आपका सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोने लेवोशियर साहब ने दिया था, एंटोने लेवोशियर ने 1774 में, तो ये लगभग 18th सेंचुरी में ही आ गया था एंटोने लेवोशियर ने, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बड़ा सिंपल लॉ है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम शुरू करेंगे इसी वीडियो में जिसमें ये बताया जाएगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास ना तो पैदा होगा ना ही खत्म होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, बस वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर होगा, रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर होगा, लेकिन ओवरऑल मास विल रिमेन कांस्टेंट। इस पर चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे लॉ। बट देन द सेकंड लॉ विल बी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, सेकंड विल बी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। जोसेफ प्राउस्ट साहब ने दिया था 1799 में, लगभग 18वीं सेंचुरी के बिल्कुल एक साल आखिरी साल में। तो ये 1799 में।
फिर आ गए थे 19वीं सदी में डेल्टन साहब अपनी थ्योरी लेकर, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हुआ था, डेल्टन साहब ने दिया था 1803 में। देन वी हैव लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल और कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस, जनरली इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं, जो रिचटर ने दिया था 1872 में। तो 1872 में रिचर ने दिया था ये लॉ विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड देन द लास्ट लॉ इज गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जो अगेन 19th सेंचुरी में हमें मिला था, गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये है 5 लॉ जिसके बारे में हमने चर्चा करनी थी। अब ये 5 लॉ एक एक करके पढ़ेंगे और इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले 2 लॉ क्योंकि 9th क्लास में भी आपने पढ़े थे तो इस पर क्वेश्चन नहीं आए, बट नीचे के 3 लॉ पर जरूर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और साइंटिस्ट के नाम और ईयर जनरली नहीं पूछेंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि हु प्रपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हु प्रपोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ, स्कूल टीचर ये पूछ सकते हैं, बट कोई बोर्ड या कोई एग्जामिनेशन बॉडी लाइक एनटीए ऐसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि देखो किस साइंटिस्ट ने लॉ दिया और किस ईयर में दिया, ये जीके का क्वेश्चन हो गया। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, तो वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और भैया अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें वो लॉ के बारे में पूछो वो बताएंगे, वो किसने बनाया, किस ईयर में बनाया, ये तो जनरल नॉलेज हो गई। बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड याद कर लेना, क्योंकि स्कूल के टीचर्स तो ये पूछ लेते हैं, इसलिए कम से कम वहां पर आंसर लिख पाओ तो ये याद जरूर कर लेना। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ में है क्या, ये लॉ कहना क्या चाहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो भैया संपट पड़े लॉस की सारी हेडिंग, लेकिन हेडिंग समझने से कुछ नहीं होगा, हमें संपट पढ़ना चाहिए कि हर एक लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, लेकिन मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद वाले लॉस के लिए हमने एक्सक्लूसिव वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ जो कि एंटोने लेवोशियर साहब ने दिया था 1774 में, 1774 में एंटोने लेवोशियर साहब ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इनका बहुत सिंपल कहना था कि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मास विल रिमेन कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास कंजर्व्ड रहेगा केमिकल रिएक्शन में, बस ये हो सकता है कि उस मास को आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन मास उतना ही रहेगा जितना तुम लेकर आए हो। सपोज करो यहां पर चर्चा समझेंगे, यहां पर बात को समझेंगे तब मजा आएगा। मेरे पास एक एटम है से ए, मेरे पास एक एटम है से बी, ठीक है, एंड दे आर ऑल रिएक्टिंग टुगेदर, जिसमें ए का मास है m1, बी का मास है m2, तो ए का मास है m1, बी का मास है m2, एंड दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड C. They are reacting together to form a bigger product called C. तो ये इनने एक बिगर प्रोडक्ट बना दिया से C. अब भैया जो C का मास होगा वो 100%, 110%, जो C का मास होगा वो M1 प्लस M2 के मास के इक्वल होगा। मतलब भैया जो मास है वो कहीं गप्पा नहीं हो रहा, बोले तो गायब नहीं हो रहा, और कहीं से उसमें इजाफा भी नहीं हो रहा, कहीं से आ भी नहीं रहा। जो मास तुम घर से लेकर आए थे, तुम घर से क्या लेकर आए थे सर, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे गीता, अरे गीता की बात नहीं कर रहे हैं भैया, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अपन घर से कुछ लेकर आए थे, एटम्स, कौन से, ए और बी, इनको रिएक्ट करवाने के लिए लाए थे ना अपन। तो भैया ये घर से क्या आइटम लाए थे, M1 मास का ए एटम, M2 मास का बी एटम, तो M1 और M2 मास हम घर से लाए थे। अब हम जब इनको रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें जो टोटल मास मिलेगा, पहले टोटल मास कितना था M1 प्लस M2, बाद में भी टोटल मास कितना होगा M1 प्लस M2। कहीं मास नहीं जाएगा ना कहीं से आएगा, जो मास तुम लाए थे वही तुम्हें मिलेगा। संपट पड़ गई क्या बात, क्लियर हो गया। तो ये M1 प्लस M2 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2। तो मतलब क्या हो गया, इनिशियल मास विल बी इक्वल टू फाइनल मास।
मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यही चीज हम यहां पर लिखेंगे कि एज पर अकॉर्डिंग टू या एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, total mass of the reactants, total mass of the reactants will be equal to total mass of product. Total mass of reactants will be equal to total mass of products. मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो बिल्कुल सेम होगा टोटल में। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का टोटल मास इनिशियली कितना है, m1 प्लस m2। फाइनल में जो प्रोडक्ट का मास है वो भी m1 प्लस m2। मान लो ये m3 है, मान लो इसका मास m3 है, तो m3 कुछ नहीं है, m1 प्लस m2 का सम ही होगा। तो ये होगा आपका मास के बारे में एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वी कैन ऑल्सो से, इसको दूसरे स्टेटमेंट में अगर पुट अप करें तो समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सारे रिएक्टेंट्स का जो मास है उसका सम, समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू समेशन, ये समेशन का साइन होता है, विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया। और प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, कितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। कोई रिएक्टेंट का मास ना तो खत्म करेगा ना पैदा करेगा रिएक्शन के दौरान। बस क्या हुआ, ये मास यहां आ गया, ये मास यहां आ गया, बस इतना होगा। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब इसी का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज देयरफॉर ऑफन कॉल्ड द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसी लॉ को कई बार हम इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर कहते हैं, क्योंकि मैटर डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। इन द केस कि लाइक मैटर कहां ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है, तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। एंड एज पर दिस लॉ इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्स रिमेन्स अनचेंज्ड। जो टोटल मास होगा सब्सटेंस का वो अनचेंज्ड रहेगा, इट विल रिमेन अनचेंज, और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो टोटल मास विल रिमेन अनचेंज। तो पहले जितना मास था और बाद में जितना मास है, दोनों मासेस क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं होगा, पहले का मास और बाद का मास। अब सवाल यह उठता है कि सर ये ऐसा हुआ क्यों, मतलब मास कहीं तो जाएगा, केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट का ही मास बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद करो, हमने जब डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस कही थी तो हमने उसमें एक पोस्टुलेट पढ़ा था जिसमें यह कहा गया था कि एटम रिमेन्स कंजर्व्ड, और उसको मैंने एक पर्टिकुलरली लॉ भी बता दिया था, ये एक प्रिंसिपल बेसिकली कहना चाहिए बता दिया था, विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। उस POAC में मैंने क्या कहा था कि सर जितने एटम्स हम रिएक्टेंट तरफ लेकर चल रहे हैं, एक एटम, दो एटम, पांच एटम, और जिसके लेकर चल रहे हैं, सपोज करो दो एटम हाइड्रोजन के लेकर चल रहे हैं, एक ऑक्सीजन का लेकर चल रहे हैं, एक कार्बन का लेकर चल रहे हैं और दो नाइट्रोजन के लेकर चल रहे हैं, सपोज करो, और इन सबको आपस में बोल रहा हूं तुम इलेक्ट्रॉनों की हरकत करो, सबको बोल रहा हूं तुम रिएक्ट करो, सारे एटम को बोल रहा हूं, दो हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, दो नाइट्रोजन के, ये सारे एटम्स मैंने एक तरफ इकट्ठे करो, मैं कहा करो हरकत, जो करनी है करो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना हो, इलेक्ट्रॉन शेयर करना हो, जो करना हो करो इलेक्ट्रॉन की हरकत, और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लो। अब प्रोडक्ट साइड भी जिसके जितने एटम्स थे रिएक्टेंट तरफ में, प्रोडक्ट साइड भी उसके उतने ही एटम्स मिलेंगे। रिएक्टेंट साइड दो हाइड्रोजन थे, प्रोडक्ट साइड भी दो हाइड्रोजन होंगे। रिएक्टेंट की तरफ एक ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट की तरफ भी एक ऑक्सीजन होगा। रिएक्टेंट की तरफ एक कार्बन था, प्रोडक्ट की तरफ भी एक कार्बन वापस आ जाएगा। रिएक्टेंट की तरफ दो नाइट्रोजन थे, प्रोडक्ट की तरफ भी दो नाइट्रोजन आएंगे। मतलब एटम की संख्या और नेचर सेम होगा। जो रिएक्टेंट तरफ था वो प्रोडक्ट तरफ आ जाएगा, सेम नेचर होगा, सेम नेचर होगा। और जब एटम भी सेम है
उनकी संख्या भी सेम है, तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए मास भी सेम ही जाएगा। तो मास कैसे चेंज हो सकता है? संपट पड़ी बात। तो इसका जो बेसिक होता है इस लॉ का, वो बेस होता है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, या ये कह लो कि ये लॉ उस पीओएसी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये डेल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये सब लॉ जो थे वो यूनिवर्सली पहले ही मान लिए गए थे। तो ये पीओएसी को फॉलो करता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया ये पीओएसी को बिल्कुल फॉलो करता है। सो पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, क्या कहता है? दिस लॉ हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड बाय डाल्टन एज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये डाल्टन से भी फर्दर क्या हो गया, ये सपोज कर लो कि ये और एक्सप्लेन्ड हो गया, क्योंकि डाल्टन साहब का भी ये कहना था कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो एटम तुम लेकर बैठे थे रिएक्टेंट तरफ, प्रोडक्ट तरफ भी वो एटम मिलेगा। फिर ये सवाल सोचो कि एटम फिर रिएक्शन में कर क्या रहा है? अगर ना अपना नेचर बदल रहा है ना अपनी क्वांटिटी बदल रहा है, भैया वो अपनी अरेंजमेंट बदलता है। जैसे मैंने तुम्हें कहा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 2 नाइट्रोजन है, तो वो पहले जहां अरेंज थे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ लगा था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा होगा, कुछ ऐसा होगा, वहां पर प्रोडक्ट में जाते वक्त उसने अपनी अरेंजमेंट बदल ली। एटम का नेचर नहीं बदला, कार्बन का एटम कार्बन का ही रहा, नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन का ही रहा, और जितने एटम्स थे वो संख्या भी नहीं बदली। कार्बन का 1 एटम था तो 1 ही है, नाइट्रोजन के 2 थे तो 2 है, ऑक्सीजन का 1 था तो 1 ही है। ये संख्या नहीं बदली। क्या बदला? अरेंजमेंट बदला। पहले कार्बन किसी और के साथ था, बाद में कार्बन किसी और के साथ मिला, ये अरेंजमेंट बदलेगा। तो एटम इस दौरान कंजर्व्ड रहेगा, और ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ही ग्राउंड बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ये प्रिंसिपल ही लॉ बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। सो इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड must be equal to the total number of atoms of the same element on the product side. This law will be applied in balancing the chemical equation. और कई बार पूछा जाता है कि बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन में कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, तो आंसर एक ही है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सा बैलेंसिंग में, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग में कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? तो इट्स ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, एंड दिस इज व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। 10th क्लास में पूछा गया होगा कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं, या केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग से पता क्या चलता है? तो दोनों ही बातें एक है कि बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन किया जाए, ताकि यह बता दिया जाए कि भैया हम रिएक्टेंट में जितना मास लाए थे प्रोडक्ट में भी उसका उतना ही मास मिलेगा, क्योंकि वो एटम नहीं बदल रहा है, उस एटम की संख्या भी नहीं बदल रही है, बस बदल रही है तो एटम का अरेंजमेंट। इसलिए बैलेंस इक्वेशन में क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते? क्योंकि एटम की संख्या बराबर रखे, और एटम की संख्या क्यों बराबर रखे? ताकि मास बराबर रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। संपट पड़ गई बात एकदम झक्काट तरीके से। तो अब इसको लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर झंकाट तरीके से अपन अगले टॉपिक पर आएंगे। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करता हूं, बट पहले तुम इसका पीओएसी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये संपट पड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इस पे मैं जो एक चीज और बताने चाह रहा हूं वो ये है कि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट साइड एक ही प्रोडक्ट बने, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उतना मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जो टोटल मास होगा वो सेम आएगा। सपोज करो यहां पर एक एटम है ए, यहां पर एक एटम है बी, या यहां अपन उल्टा करते एक ही एटम लेते हैं इस साइड, तो यहां एक ही एटम ले लिया। चलो देखो यहां पर, तो यहां पर अपन ने एक एटम ले लिया ये वाला सिंपल ए, और इसको अपन ने डीकंपोज किया। डीकंपोज इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, और ये अलग अलग चीज में बन गया। अलग अलग चीज कौन कौन सी है देखेंगे यहां पर। एक बन गया ये बी, एक बन गया ये सी, और ये एक बन गया डी। ये 3 अलग अलग चीजों में बन गया बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब ए का जो मास है वो मान लो m1 निकला, या ma बोल दो,
ए का जो मास है वो निकला एम ए, ठीक है। बी का जो मास है वो निकला एम बी, सी का जो मास है वो निकला एम सी, और डी का जो मास है वो निकला एम डी, ठीक है। ये मास निकला। नाउ एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mass, according to law of conservation of mass, एटम सेम होने चाहिए। मतलब जो ए है ये एक्चुअली एटम नहीं है, ये तो कंपाउंड हो गया, फिर ये तो आपका कंपाउंड हो गया। इसके अंदर मतलब मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, तो वो जो एक एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वही एटम्स बी में, सी में और डी में होंगे। एटम्स कहीं नहीं बदलेंगे, ना नेचर बदलेगा ना संख्या बदलेगी, बस अरेंजमेंट बदल गई। पहले सारे एटम मिलजुल कर साथ में रहते थे, अब अलग अलग परिवार बन गए भाई। पहले जॉइंट फैमिली थी, बाद में न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो ये चीज हो जाती है आपकी अरेंजमेंट बदलने में। तो भैया एटम ने अरेंजमेंट बदला है, नेचर नहीं बदला और संख्या नहीं बदली। मान लो इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर भी होंगे। हो सकता है एक 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 हो सकता है इसके पास ही 3 हो, इनके पास कुछ नहीं हो, ऐसा हो सकता है। वो अरेंजमेंट अलग हो सकती है, बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अरेंजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आएगा, एम ए, क्या आएगा, एम ए, दैट इज मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। ये भी होगा या ये भी हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अब ये रिएक्टेंट था हमारा बड़ा सा कंपाउंड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसका एक प्रमाण देख सकते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, उसका मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं। दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। और डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं। अब इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस है उतना ही वजन मैं ग्राम में ले लेता हूं इनका। मतलब इनका मास तो मैं कुछ भी ला सकता हूं, लेकिन मैंने आपको सहूलियत के लिए जो इनका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही मास में ले आया। सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट में ले आया 100 ग्राम। कितने ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16। 16 3 48, तो 48 एंड 12 इज 60, 60 प्लस 40 इज 100। 100 इसका मॉलिक्यूलर मास ही है और मैं उतना ही मास लाया हूं। जरूरी नहीं उतना लाओ, तुम कितना भी ला सकते हो, बट ये 100 ग्राम मैंने मान लो निकाल लिया। तो फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का सम भी मास का 100 आएगा। अब वो कितना कितना होगा? कैल्शियम इज 40 एंड 16 इज 56, तो ये 56 ग्राम हो गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 44 ग्राम हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड विल बिकम 44 ग्राम। तो आप देख लो 100 इज इक्वल टू 56 प्लस 44, तो 100 विल बी इक्वल टू 100। ये 56 कैसे निकला? इसका मोलर मास, इसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56। इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 44। और ग्राम में लिख लिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया 56 प्लस 44। 100 इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो जितना मास आपने लिया होगा डिकम्पोजिशन के लिए बनने वाले प्रोडक्ट का उतना ही मास आपको मिलेगा एट लास्ट। और वो प्रोडक्ट भले 2 हो, भले 3 हो, भले 300 हो, कितने भी प्रोडक्ट हो, मास उतना ही मिलेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस पर सवाल करेंगे जब हम सारे लॉस को इकट्ठा पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमारे 4 लॉ और बचे हैं। तो डीपीपी जो होगी वो आपकी एट लास्ट आखिरी लॉ के बाद मिलेगी।
यानी कि ये पूरा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब हम निपटा लेंगे, आखिरी लॉ पढ़ लेंगे। आखिरी लॉ कौन सा है? गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जब वो लॉ पढ़ेंगे तो उस लेक्चर के साथ आपको इसका डीपीपी मिलेगा, जिसमें पांचों लॉ के ऊपर सवाल होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बट उससे पहले क्या करेंगे अपन, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब सवाल उठता है एक और बात कि सर ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्यों नहीं आ पाता, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ओपे क्यों नहीं करता? समझना, ये लॉ क्या कह रहा है, रिएक्टेंट का मास बिल्कुल इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के, मतलब जितना रिएक्टेंट है उसी में वो मास जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन 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 जब हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते, किसकी बात करते बाबू? न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की बातों में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन की बातों में, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर मैंने कोई एक एटम ले लिया ए और कोई दूसरा एटम ले लिया से बी और बोल दिया भैया दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, अब ये रिएक्ट इलेक्ट्रॉन के लेवल पे नहीं कर रहा है, अब ये रिएक्ट न्यूक्लियस के लेवल पे कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन है, मतलब प्रोटॉन हरकत पटकेगा। तो ये कोई और कंपाउंड, कोई और एलिमेंट कुछ भी बना सकते हैं, जो कि मान लेते हैं सी होगा, लेकिन उसके साथ ये बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे। तो हाई एनर्जी विल बी रिलीज्ड अलोंग विद दिस। अब ये हाई एनर्जी कहां से आई, ये कहां से आई? कहीं ना कहीं तो मास लगा होगा। मतलब क्यों? क्योंकि इस हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस में हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस वाले पार्टिकल्स होंगे, लाइक गामा पार्टिकल्स। इट मस्ट कंटेन गामा पार्टिकल्स। इसके पास 100% गामा पार्टिकल्स होंगे। इट मस्ट कंटेन्स गामा पार्टिकल्स, 100% गामा पार्टिकल्स होंगे। और भैया अगर गामा पार्टिकल्स होंगे, गामा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, गामा, अल्फा बीटा गामा, ऐसा गामा, मामा नहीं, अरे मामा पार्टिकल्स नहीं यार, गामा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स होंगे ये, अल्फा बीटा गामा, और ये बड़े हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो गामा पार्टिकल्स बन गए हैं, ये किस कॉस्ट पे बने? रिएक्टेंट के मास की कॉस्ट पे। ये जो एनर्जी बनी है, ये जो हाई एनर्जेटिक रिलीज हुई है रेडिएशन, ये मास की कॉस्ट पे तो रिलीज हुई है, क्योंकि भैया एनर्जी जो है वो मास से बनी होगी। आइंस्टीन की बड़ी फेमस इक्वेशन थी, E = mc²। कोई भी मास दुनिया का एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है इस इक्वेशन के हिसाब से, E = mc²। तो ये एनर्जी कहां से आई? मास के दम पर। तो फिर भले इसका मास कह दो ma, इसका मास कह दो mb और इसका मास कह दो mc, तो यहां पर ma प्लस mb will not be equal to mc, will not be equal to mc, because there is so many energy which will going to release at the cost of some mass। कुछ मास के कॉस्ट पर एनर्जी रिलीज हुई होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, यही हमारे लिए समस्या है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जो लॉ को फॉलो होने नहीं देती। कौन से लॉ को? केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को फॉलो नहीं होने देती। तो इसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होते। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बोल रहे हैं, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, is not applicable to nuclear reactions, is not applicable to nuclear reactions, and therefore they are confined to chemical reactions। सिर्फ chemical reactions पर लागू होंगी। और इनफैक्ट सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, बल्कि सारे लॉ, बल्कि पूरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आगे वाले 4 लॉ भी सिर्फ
केमिकल रिएक्शंस पर लागू होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस पर लागू नहीं होंगे, इस पर लागू नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, उसका रीजन पूरी तरीके से समझा दिया है, और यह बात हमेशा ध्यान रखना। और आप इवन करके भी देखना, जैसे यूरेनियम है 235 का, अब वो यूरेनियम की आप एक रिएक्शन कराते हो तो थोरियम और पोलोनियम में कन्वर्ट होता है, उस दौरान मास बहुत ज्यादा चेंज कर लेता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्टूडेंट, ये था वीडियो, पहला वीडियो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, सेकंड लेक्चर जो है हमारी जेडब्ल्यू केमिस्ट्री का। लेकिन इसके साथ आपको एसोसिएटेड डीपीपी अभी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डीपीपी हम पूरे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे। ये सब टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो एक अलग से लॉ होगा जिसका एक अलग से वीडियो है। और जब सारे लॉ, आखिरी लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तब आपको सारी डीपीपी उसकी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो भैया वीडियो पसंद आए तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, लाइक ठोकना है, एक बात। दूसरी बात, वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना है जिन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं आता, या जो अभी भी जेडब्ल्यू केमिस्ट्री के लिए भटक रहे हैं। चैनल का लिंक भी उनको भेज देना है, और पहले खुद सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बोलेगा मेरे को लिंक चिपका रहा है और तूने खुद ही नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक। तो भैया पहले खुद सब्सक्राइब करें, फिर चैनल का लिंक आगे फॉरवर्ड करें, और चैनल के लिंक को जितना स्प्रेड कर सके उतना करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा तो यहां पर कंसिस्टेंट एक प्रयास है, रेगुलर आपको वीडियोस अपलोड मिलेंगे, रेगुलर आपकी डीपीपीज यहां पर सॉल्व होंगी, रेगुलर एमसीक्यूज मिलेंगे, रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, सब कुछ भरपूर होगा, जिसमें अपकमिंग जेडब्ल्यू एग्जाम में हम आग लगा कर आने वाले। क्लियर हो गया? इसी के साथ आप अपना सपोर्ट भी जेडब्ल्यू केमिस्ट्री के के साथ और मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल के साथ बनाए रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।